हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग सातवाहन राजवंश शुरू करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सुशर्मा कौन था? तो ये सुशर्मा कौरव वंश का अंतिम शासक था। तो इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या सिमुक ने की थी 60 ईसा पूर्व में और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश, सातवाहन को ही आंध्र वंश कहा जाता है। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, मतलब सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान था। ये प्रतिष्ठान कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। तो प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी के 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। तो गथा सप्तशती की रचना हाल ने और गुणाढ़ ने बृहद कथा की रचना की थी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। सप्तवाहन ने चांदी तांबे सीसा के सर्वाधिक और प्लेटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन का अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे के इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। रोम से मंगवाकर सिक्का ढालते थे सातवाहन लोग। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने की है। सर्वप्रथम किया है। भूमि का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ के एक गांव देने की उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ में सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक का सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश ने किया था, एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो सतकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट: सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो उत्तर और दक्षिण भारत के सेतु का काम किस वंश ने किया था? तो सातवाहन वंश ने किया था। अब आ जाते हैं हम लोग चेदी राजवंश यानी कलिंग। कलिंग मतलब उड़ीसा। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिला था? भुवनेश्वर उड़ीसा में से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। चेदी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 17, भारत में यवन राज्य। भारत में यवन राज्य देख लेते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है: हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो भारत में यवन राज्य में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कौन सा? पहले हिंद यूनानी आए थे, ठीक है, उसके बाद शक आया था, उसके बाद पल्लव आया था, उसके बाद कुषाण आया था। तो हिस्पक इसका कूट भाषा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने
अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोट्स प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोटोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जैसे डियोटोट्स द्वितीय हो गया, यूथिडेमस हो गया, डेमेट्रियस हो गया, मिनांडर हो गया, यूक्रेटाइड्स हो गया, एंटीआल्किडस हो गया तथा हर्मिक्स हो गया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसके शासक को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल थी। हिंद यूनानी की राजधानी साकल थी। इसका विख्यात था मिनांडर। आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कौन? मिनांडर ने। मिनांडर के प्रश्न का एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का पुस्तक है, ठीक है, मिलिंद पन्हो। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। ये याद रखना है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलिनिस्ट आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट देख लेते हैं हम लोग। नोट में क्या लिखा हुआ है? यूनानियों के ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चैप्टर नंबर 18 हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 18 है यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। वह हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी शाखा के ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मू था। प्रथम शक राजा कौन था? मू था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से शक शाखा काफ़ी लाभान्वित हुए और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ को अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी
गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई पहलवान। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 19 देख लेते हैं, कुषाण शासक। तो पलवन के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते हैं। ऊची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया है। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कन्फ्यूडियस था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कन्फ्यूडियस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय यानी 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में कौन सा संवत लाया जाता था? शक संवत। इसको इसे किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क किस वंश का ये था? शासक था। तो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर यानी पेशावर। और कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र अध्यक्षता में हुई। वसुमित्र अध्यक्षता में कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के, देखो बौद्ध धर्म 2 ये संप्रदाय में टूट गया था, महायान और हीनयान। तो महायान का संप्रदाय कौन था? कनिष्क था। नोट: चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को किसने हराया था? तो पेन चोआ ने, जो कि चीनी जनरल था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं से उत्कृष्ट है। तो देखिए, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाया था? तो हिंद यवन ने चलाया था। उसके बाद सर्वाधिक मुद्रा किसने चलाया था? तो ये चलाया था कुषाण ने चलाया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। तो चरक किसका राजवैद्य था? तो कनिष्क का था। और चरक का जो रचना है वो क्या है? तो चरक संहिता है। और इसको विश्व चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकीय अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षा भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूषित थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन में हुआ था?
तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट: रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खारी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। चैप्टर नंबर 20 है संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी रचना को प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य के ज्ञान प्रदान की गई है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विधि सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। एक है पुथुरु पत्तु, दूसरा है इत्थु थौके तथा तीसरा है पादी नेक किल कनकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र और राजनीतिक आर्थिक जीवन का प्रणय से संबंधित है। तो प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, मथुरा में हुआ था और समुद्र में विलीन हो गया था। मदुरा समुद्र जो आज के समय में समुद्र में विलीन हो गया, इसका अध्यक्ष अगस्त्य था। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ था अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरुकु तथा कालिर आवेरे। कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम हुआ था 3700 वर्ष पूर्व में। इसका अपाटपुरम है। अलयवाई समुद्र में विलीन ये भी हो गया है। इसका भी अध्यक्ष अगस्त्य है। और तोलकाम्पियम तमिल व्याकरण रचना तोलकाम्पियर है। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व हुआ था, मदुरा में हुआ था। इसके अगस्त्य नकीर थे। नैदुंथो कुरुथोके नत्री नहीं एकरुकभू परिपादल पुथुवरी परिसय तथा सित्रिसय आदि। नोट: कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिसमें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्म वाली व्यापारी इलांगोकृत शिल्पाधिकारम यानी पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्तनार ने
मनी मैकलय की रचना की। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्यनार ने मनी मैकलय की रचना की थी। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मनी मैकलय यानी कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्षक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्षक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोट में दिया हुआ है, नोट राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इराम वाताराम है। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आकम और पूरम। आकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश की 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य था। संगम युगीन राजाओं के सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लोर नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इससे कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुन्नानुंद पादे के करिकाल को संगीत का सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेदुंजीरल आदन 155 ईस्वी और सेन कुटवन 180 ईस्वी। सेन कुटवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। सेन गुट्टवन ने संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कि कावेरी के दक्षिणी में स्थित थी। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेदुंजेलियन लगभग 210 सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों के सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली जाती थी। सेना चतुरांगिनी होती थी जिसे अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे।
नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों का सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थापना था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकाम्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व और राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व वीडैलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवैयर जैसी कावित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोगों कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेल्लीर कहा जाता था। इसका हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो छोड़ दिए थे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग, जैसे पुलैयन है, दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। ये कौन था? पुलैयन था। एनियर ये शिकारियों की एक जाति थी। एनियर और मलवर ये लूटपाट करने वाली जाति थी। तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कैडिसीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राजा में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। कोरकई मोती खोजने के प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र पर पांडिचेरी के 3 किमी दक्षिण में स्थित आरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में आर्किमेडु को पैडोक कहा गया है। पेरिप्लस में आर्किमेडु को पैडोक कहा गया है। क्या कहा गया है? पैडोक कहा गया है। नोट: संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि की खोजी थी। हिप्पोलस ने। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन था।
कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदाकतमत स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही अर्थ होता है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों का माना गया है। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है जिसे अनकु कहा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं गुप्त साम्राज्य में। तो गुप्त साम्राज्य चैप्टर नंबर 21 है। तो गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। आ जाते हैं हम लोग आगे। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये थी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो समुद्रगुप्त ये कब बैठा था? तो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने आर्यवर्त में 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। तो आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये किसे जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? ये समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। तो उसके सिक्कों पर समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए उसको संगीत प्रेमी माना गया है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति के लेख की रचना की है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गया एवं नालंदा से मिले। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो इसी के समय में फाहियान भारत आया था। ठीक है। 336 में आया था और 345 तक रहा था, मतलब 9 साल रहा। नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। यह 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। तो शकों के विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो चांदी के सिक्के चलवाए थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इसे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपतों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी का विधा का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी थे, उसके बाद छपनक फलती ज्योति के विद्वान थे, उसके बाद अमर सिंह थे, कोशकर थे, उसके बाद शंकु था, वास्तुकार था, उसके बाद बेताल भट्ट, घट करपर, ये वारामिहिर खगोल विज्ञानी थे और एवं वरुचि जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्राहिक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि नालंदा में है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया था कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत था, जिसके शासन उपारिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसे प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट भी कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा की मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों को क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादक का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कृषि करने योग्य भूमि को, ये गुप्त काल की बात है, जिसमें क्षेत्र किसको कहा जाता था? तो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। उसके बाद चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। सील भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उसे सील भूमि कहते हैं। सील मतलब एक तरह से लॉक समझिए, मतलब जोतने योग्य नहीं थी, उसको सील भूमि कहते थे। और अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, उसे अप्रहत कहते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है।
इनके स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। यहाँ हम लोग को देखना है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर में जैसे हो गया विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर का स्थान कहाँ है? तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो गुप्तकालीन मंदिर ये है विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके बाद शिव मंदिर, ये शिव मंदिर कहाँ था? तो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में था। पार्वती मंदिर, तो पार्वती मंदिर कहाँ था? तो ये था नैना कुठार मध्य प्रदेश में था। दशावतार मंदिर यानी ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। और शिव मंदिर ये खोहे नागौद मध्य प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर ये सब थे, ये सबको भी याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। काश्यास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति से मिलता है। जाति के रूप में काश्यास्थ का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गुरूर गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाओं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में लिखा गया था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिछाकृत्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा ग्रहण के वास्तविक कारण का बताया। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वारामिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जाक और लघु जातक की रचना की है। बृहद संहिता के नक्षत्र विद्या, वनस्पति, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत को पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। ये ब्रह्मगुप्त ने इस युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे। इन्होंने की थी ब्रह्मगुप्त ने, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है।
गुप्त काल में पलकानों के पशु चिकित्सा पर हस्त-आयुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी सिक्के को रुपये का कहा जाता था। यज्ञवल्लभ, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनागारी, जिससे निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम। कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता है। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। नगरों के क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम लोग आ जाते हैं वाकाटक राजवंश, चैप्टर नंबर 22। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। किसने? ये परवरसेन ने किए थे 4 अश्वमेध यज्ञ। परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा बसीय यानी वर्षगुलम शाखा दोनों शाखाओं में समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा तथा वसीय शाखा, मतलब जो 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था, एक था प्रधान शाखा, दूसरा था वसीय शाखा। दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख थे रुद्रसेन प्रथम था। प्रभावती थी। गुप्त का संरक्षक काल 390 से 410 ईस्वी तक चला। उसके बाद परवरसेन द्वितीय आया, उसके बाद नरेंद्र सेन आए, उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय आए। ठीक है, तो रुद्रसेन प्रथम, इनका शासनकाल है 335 से 360। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी है। परवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी है और नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी है और पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राजाओं के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध में स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों चला गया। अब हम लोग वसीम शाखा देख लेते हैं।
वसीम शाखा वकाटक। वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्स नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्स महाराष्ट्र का अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, बिंद शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी पूर्व 400 ईस्वी, परवरसेन द्वितीय 400 से 415 और हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वकाटक वंश का अंतिम शासक था। वकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने उसके सेतुबद्ध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु का उपासक थे। वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नाचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वकाटक शासकों के काल में हुआ। 23 पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उन्हें मैत्रक, मौखिर, पुष्यभूति, परवर्तीय गुप्त और गौर प्रमुख है। इन राजाओं के पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारकर और महाधीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखिर राजा ग्रहवर्मा से हुआ। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री के उत्पन्न हुए। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखिर राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखे देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कौन कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। शैव धर्म का अनुयायी था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष के शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 1641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे।
हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेषों का बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिष्य व परम भक्त था। चीनी यात्री हैंसंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 सांस्कृतिक नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कृत लेकर उसे नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी उपाधिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसे संज्ञा विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाकृत या महाबलीकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया है। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव वंश है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन था? भारवी। ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 और परमेश्वर वर्मन प्रथम ये हुआ 670 से 700 और नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी तथा परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन
प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग काची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैवमतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एक मल्ल, रंजना, अत्ययकाम और उग्रादंड, गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसे मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम पर विधा प्रेमी था और उसने विधा विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसके कांची और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी वर्मन द्वितीय शैवमतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा 948 से 980 था।